सो गुड आफ्टरनून टीम। सो आज मैं बेसिकली आपको विजुअल कंट्रोल के अंडर जो हमारा सेंट्रल डिस्प्ले बोर्ड आता है उसके बारे में कुछ गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि हमको फर्स्ट सेशन में वी कुड अंडरस्टैंड कि विजुअल कंट्रोल क्यों होता है, तो वन ऑफ द पर्पज इज बेसिकली टू जो कुछ हम काम कर रहे हैं उसमें हम विजुअली कुछ कंट्रोल ला सकते हैं क्या, हम हमारी इंफॉर्मेशन कैसे शेयर कर सकते हैं विद द शॉप फ्लोर, उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस होता है। सो सेंट्रल डिस्प्ले बोर्ड ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें हम हमारे वर्कशॉप या फिर हमारा जो काम करने की जगह है उसमें जो कुछ भी इम्पोर्टेंट केपीआईज है वो हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में बात करता है। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट सेशन में केपीआई क्या होता है, केपीआई होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। सो हमारे लिए हमारे शॉप में इंटरनली जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो परफॉर्म कैसे कर रहे हैं और जो कुछ इंफॉर्मेशन हम शॉप फ्लोर को बताना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो डेटा है वो हमारा सेंट्रल बोर्ड पे आना चाहिए। सो टिपिकली एक एग्जांपल मैंने दिखाया यहाँ पे कि सेंट्रल बोर्ड कैसे होना चाहिए। अगेन इसका एज सच कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, एस्थेटिकली हमको देखना है कि हमारे पास जगह कितनी है और उस जगह में हम ज्यादा से ज्यादा जो हमको इंफॉर्मेशन दिखानी है वो हम कैसे दिखा सकते हैं। Still, if you ask me what should be the standard dimension, then it should go around 5 feet by 4 feet display, जिसकी वजह से ये होगा कि जो हमको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बतानी है इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, इन टर्म्स ऑफ ओंकार, somebody is talking actually। सभी लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट किया हुआ है प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। Roy sir, just give me a second. I think there is sound from my background. Just give me a second. So what Onkar is saying here is about the central display board। तो जैसे उन्होंने बताया ये 4 फीट बाई 6 फीट या तो 5 फीट बाई 6 फीट हो सकता है। और आपको एक ही क्राइटेरिया इधर नज़र में रखना चाहिए, एक ही क्राइटेरियन, वो ये है कि आप जब खड़े हो एक एवरेज हाइट का आदमी, तो उनके लिए काफ़ी मतलब फेस को ऊपर की तरफ ना करके हॉरिजॉन्टल लेवल में अगर वो देख सकते हैं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो दैट विल बी द आइडियल हाइट, यू कैन डिसाइड दैट। तो इसमें बोर्ड का साइज और बोर्ड का लोअर लेवल फ्लोर के ऊपर से कितना ऊंचा होना चाहिए, दैट यू शुड डिसाइड। अगर बोर्ड ये विड्थ जो 4 फीट का है, मेरे ख्याल से वो जमीन के नीचे से करीब 1.5 या 2 फीट, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा नीचे भी किया तो आपको बहुत ज्यादा झुकना पड़ेगा, यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एट द राइट हाइट, 2 फीट 2.5 फीट, दैट यू शुड बी एबल टू डिसाइड, फिटिंग ना है। या ओंकार, आर यू बैक? सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ये ग्राफ पढ़ने की या फिर ये डिस्प्ले बोर्ड पढ़ने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं आए। अगर स्ट्रेस आने लगा तो प्रोबेबली ही विल अवॉइड टू गो टू दैट पर्टिकुलर डिस्प्ले, देन द पर्पस ऑफ दिस डिस्प्ले बोर्ड विल नॉट बी देयर। सो उसका हाइट कितना होना चाहिए, राइटली सेड फ्रॉम जमीन से 1.5 या 2 फीट होना चाहिए, उसके ऊपर प्रोबेबली 5 फीट बाय 4 फीट का इसका डायमेंशन होना चाहिए। सो एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि इसके ऊपर इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। सो देखिए, इसका एक टिपिकल लेआउट हम अगर देखें तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि जिसमें हमने ये ग्राफ दिखाने की या फिर पोजीशंस दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो 1 नंबर होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो 1 नंबर होता है हमारा 5S का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है या फिर जोन स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं वो। तो ये 1 नंबर के जो स्लॉट है वहां पे वो सब इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि हमारा शॉप फ्लोर में कौन से जोन है, सब जोन है, वर्क स्टेशन है, एरियाज है, और उसके रिस्पेक्टिव लीडर्स कौन है, अलोंग विथ फोटोग्राफ्स यहाँ पे बहुत मायने रखता है, क्योंकि इट गिव्स यू अ सेंस कि ये मेरी जगह है, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो वी ऑलवेज सजेस्ट कि जब कभी भी हमारा
जोन स्ट्रक्चर हम यहाँ पे दिखाते हैं तो इट शुड बी अलोंग विद द फोटोग्राफ्स एंड नॉट विद जस्ट द नेम। उसके बाद आता है कि ये 2, 3, 4, 5, 6 स्लॉट क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताने की कोशिश की, तो इस स्लॉट्स में हमारे अलग अलग KPIs आने चाहिए। तो KPIs क्या है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो मैं एक सबसे आसान एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं 5S की बात करूँ तो 5S का मेरा 5S सिस्टम का मेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है। तो मेरे अलग अलग ऑडिट स्कोर जो आ रहे हैं वो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है 1S स्कोर जोन वाइज या फिर 2S स्कोर जोन वाइज, राइट। सो दिस इज कम्युनिकेटिंग मी कि हाउ 5S मैं कितनी अच्छी तरीके से मेरे शॉप फ्लोर पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जो कोई भी ये डिस्प्ले रीड करेगा, ही शुड अंडरस्टैंड कि मेरा अभी का 5S का करंट सिचुएशन क्या है। मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ या फिर मैं लैग कर रहा हूँ, या फिर मेरा ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड मतलब क्या, ओवर द पीरियड मैं किस तरीके से मेरी 5S सिस्टम इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि ये 5S के बारे में हो गया। अलग एक सेक्शन हो सकता है जिसके मैं मेरे क्वालिटी के KPIs के बारे में बात करूं। क्वालिटी की KPIs क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे कि मेरा कस्टमर रिजेक्शन है इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन या फिर PPM जिसको हम कहते हैं, या फिर मेरा इनकमिंग रिजेक्शन है इन टर्म्स ऑफ PPM, मेरा इन प्रोसेस रिजेक्शन है इन टर्म्स ऑफ PPM, फाइनल रिजेक्शन है, राइट। सो एक सेक्शन आप इसमें बना सकते हो आइदर दिस वे और वर्टिकली, कि जो क्वालिटी के KPIs के बारे में बात करेगा, सो दैट अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ डिस्प्ले, इफ उनको अगर देखना है कि क्वालिटी का परफॉर्मेंस कैसा हो, तो मेरे कौन से KPIs मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक कस्टमर PPM है, एक इनकमिंग रिजेक्शन है, एक इन प्रोसेस है और फाइनल रिजेक्शन। सो एक साथ एक क्लस्टर में अगर मुझे वो इंफॉर्मेशन पता चलती है, सो मुझे एक अंडरस्टैंड करने के लिए आसान हो सकता है कि क्वालिटी वाइज वेयर आई एम राइट नाउ, और कहाँ पे शायद मेरा प्रॉब्लम है जिसपे मुझे एज ए ऑर्गेनाइजेशन फोकस करना है, राइट। और एक अलग क्लस्टर हो सकता है विच इज प्रोबेबली रिलेटेड टू द डाउन टाइम। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि मशीन ब्रेकडाउन टाइम इन मिनट्स, इसके साथ मैं MTTR, MTBF इसको भी डिस्प्ले में ला सकता हूँ, सो दैट एट अ टाइम आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मेंटेनेंस या फिर मशीन परफॉर्मेंस रिलेटेड कौन से KPIs मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। उसमें और कुछ एग्जांपल दिए हैं। नाउ दिस इज रिलेटेड टू इन्वेंटरी, हाउ आई एम ट्राइंग टू मेंटेन माय इन्वेंटरी। जैसे कि हम ITR जो आगे जाके हम सीखने वाले, इन्वेंटरी टर्न्स रेशो क्या होता है, तो उसका हम ग्राफ कैसे प्लॉट करें, और वो इंफॉर्मेशन मेरे सेंट्रल डिस्प्ले पे होना चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू फिनिश गुड ITR क्या है, रॉ मटेरियल ITR क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड कितना है, एज ऑफ इन्वेंटरी कितना है मेरा इन टर्म्स ऑफ रेड, येलो, ग्रीन। वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल व्हेनेवर द इन्वेंटरी पार्ट कम. So that can also be designed as one of the cluster and put it over here related to say probably inventory data. आगे है एक्सीडेंट्स या फिर फिक्स पॉइंट फोटोग्राफी, शाइनिंग, काइजन, पोकायो के एग्जांपल, सेटअप टाइम इन मिनट्स। सो अगर आप मुझे पूछोगे कि इस डिस्प्ले में कौन से डिस्प्ले आने चाहिए, तो आई विल टेल कि यहाँ पे ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं कि यही इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज जरूरी है कि 5S का इंफॉर्मेशन तो आना ही चाहिए। उसके बाद आपके शॉप फ्लोर में जो इम्पोर्टेंट KPI है, जो आपका शॉप फ्लोर ड्राइव करता है, उसका इंफॉर्मेशन उधर आना जरूरी है। जैसे कि इस कंपनी में इन्होंने ये 15 डिस्प्ले फाइनल किए थे कि फॉर नेक्स्ट 6 मंथ और फॉर 1 ईयर हमारा पूरा फोकस इस KPIs पे ज्यादा से ज्यादा रहेगा। देखिए, मोर और लेस मेंटेनेंस, क्वालिटी, 5S स्कोर ये तो आता ही है, और उसके साथ काइजन, पोकायो की अपॉर्चुनिटीज भी आती है। क्यों? क्योंकि दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स, और आई विल से कि दीज आर द बेसिक थिंग जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक शॉप फ्लोर पे रन की जाती है। अभी ऐसे कुछ है कि एक ही डिस्प्ले होना चाहिए, तो डेफिनेटली नहीं, यू कैन हैव अ मल्टीपल डिस्प्लेस, लेकिन जितना आप डिस्प्ले करने वाले हो उसका आप मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सो आई हैव सीन अ कंपनी की जिसमें बहुत सारे डिस्प्ले किए हुए थे, लेकिन KPI वो मॉनिटर और कंट्रोल नहीं करते थे। सो खाली डिस्प्ले करने का कुछ यूज नहीं है अनलेस यू ट्राई टू कंट्रोल इट। सो मैं एक
छठी स्टैंडर्ड का एक मैथ्स का बुक कल पढ़ रहा था, मेरी नीस को हेल्प कर रहा था, तो उसमें एक स्टैटिस्टिक्स का एक सब्जेक्ट आया था। तो उसमें लिखा गया था कि ये ग्राफ और ये किस चीज के लिए यूज होते हैं। तो उन्होंने एक डेफिनेशन लिखा था, टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इजीली एंड टेक सम डिसीजंस। तो देखिए, इतना इंफॉर्मेशन अगर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट शुड हेल्प अस इन आवर डिसीजन मेकिंग। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जितना आप डिस्प्ले ज्यादा करने वाले हो उतना उसका बैकएंड में ज्यादा काम आने वाला है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सब डिस्प्ले है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो डिस्प्ले है, वो कितने दिन के बाद अपडेट होना चाहिए। जैसे कि 1S 2S स्कोर इस कंपनी ने डिसाइड किया है कि फोर्टनाइटली वी विल टेक अ ऑडिट और फोर्टनाइटली मेरे ग्राफ्स अपडेट हो जाएंगे। कस्टमर रिजेक्शन है, मंथली कंसोलिडेशन हम करेंगे। इनकमिंग रिजेक्शन है, वीकली कंसोलिडेशन करेंगे। ओके, अब जब कभी भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वीकली कंसोलिडेशन, तो वो जो मेरा ग्राफ है दैट विल बी बेस्ड ऑन वीक। तो एक्स एक्सिस पे मेरे वीक हो गए, तो हर एक वीक चेंज होने के बाद मेरा ये ग्राफ अपडेट होना चाहिए। अगर वो अपडेट नहीं हुआ तो वो डिस्प्ले का कुछ यूज नहीं है, क्योंकि मेरा केपीआई मुझे बोल रहा है कि मुझे वीकली कंट्रोल लाने का इधर इस पर्टिकुलर केपीआई पे। तो देखिए, जितना आप यहाँ पे क्लियरली डिफाइन करने वाले हो कि ये सेंट्रल डिस्प्ले पे जो कुछ भी ग्राफ आने वाले उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मेरा सेंट्रल बोर्ड अपडेट होना चाहिए। और अगर मैं पहले वाला केस लेता हूँ कि अगर मैं करता हूँ डिस्प्ले वगैरह सब बहुत सारे डिस्प्ले करता हूँ और ये फ्रीक्वेंसी से उसको अपडेट नहीं करता, देन इट विल बी जस्ट शो केस की, मतलब दिखाना है इसलिए दिखाया हुआ है। सो अनलेस एंड अनटिल ये आपको कुछ फीडबैक दे रहा है, आप उसके डेटा के हिसाब से आप कुछ कंट्रोल कर पा रहे हो, तब भी मैं जाके बोलता हूँ कि ये आपका डिस्प्ले जो है अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है, क्योंकि इससे आप कुछ डिसीजन ले पा रहे हो, राइट। सो ऐसे कुछ मैंडेट है क्या कि इतना ही डिस्प्ले होना चाहिए, यही डिस्प्ले होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो आपको शॉप फ्लोर पे जो कंट्रोल करना है, जो आपका टारगेट है, ऐसे जो कुछ भी केपीआई है उसका डिस्प्ले जरूर आना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, डिस्प्ले एक आउटपुट है जो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका डेटा कलेक्शन है, उसका डेटा एनालिसिस है, देन उसका ग्राफ प्लॉटिंग है, और फिर जाके मेरा डिस्प्ले आता है। सो हर एक डिस्प्ले के साथ उसका सिस्टम क्या है, दैट नीड टू बी वेरी क्लियर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक इनकमिंग रिजेक्शन या रीवर्क है, तो मेरा एक इनकमिंग रिजेक्शन का रजिस्टर होगा जहाँ पे हर एक डेटा फिजिकली जाके मैं भरने वाला हूँ रजिस्टर में। जैसे कि कौन से सप्लायर से कौन सा आइटम, उसका इनवॉइस नंबर क्या था, डेट क्या था, वैल्यू क्या थी, टोटल क्वांटिटी क्या थी, रिजेक्टेड क्या थी। सो इस रजिस्टर में मेरा हर रोज डेटा अपडेट होते जा रहा है। और अगर इसका फ्रीक्वेंसी एक वीक है तो एक वीक का मैं डेटा लूंगा, उसको कंसोलिडेट करूंगा, कंसोलिडेट करने के बाद मैं उसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, राइट। सो डिस्प्ले ये एक फाइनल आउटपुट है जो हमको डिस्प्ले बोर्ड पे दिखाई देता है, ग्राफ एक्सेट्रा, लेकिन उसके पीछे का जो बैक एंड है दैट आल्सो नीड टू बी स्टैंडर्डाइज। तो सोचिए, अगर ये स्टैंडर्डाइज नहीं होगा और कल जाके कोई अलग बंदा ये काम करने की कोशिश करेगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू जनरेट दो डिस्प्लेस, अगर ये मेरा स्टैंडर्डाइज नहीं होगा तो। So we need to ensure कि before I go to any kind of a display related thing, ये जो मेरा backend के सब operations है वो standard होने चाहिए। जैसे कि मैं कहाँ से डेटा लेने वाला हूँ, कौन ये डेटा कलेक्ट करेगा, एक्सेल में जाके उसको सॉफ्ट में कौन कन्वर्ट करेगा, ग्राफ कैसे मैं प्लॉट करने वाला हूँ, एंड देन फाइनली मैं डिस्प्ले जो अपडेट होने वाला है सेंट्रल डिस्प्ले पे। सो हर एक ग्राफ, हर एक डिस्प्ले जो यहाँ पे आने वाला है, उसका बैकएंड आपको बहुत स्टैंडर्डाइज करना है, और यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि कोई भी अगर नया बंदा आने की कोशिश करेगा तो उसका फ्लो क्या होना चाहिए। सो मेंटेन सम काइंड ऑफ एन डॉक्यूमेंट जिसमें आप इसका एक एसओपी वगैरह लिखोगे, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ एन कंफ्यूजन व्हेन इट कम्स टू द लिस्ट ऑफ डिस्प्ले। उसके बाद आता है बेसिकली एक्चुअल ग्राफ प्लॉट करना। अभी एक ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो इसमें एक बहुत एक चीज है जो हमको उसका केयर लेना पड़ता है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। वो क्या है कि ये जो ग्राफ है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए।
मैं बहुत बार ऐसे होता है कि कोई ग्राफ प्रेजेंटेशन में दिखाता है लेकिन उससे कुछ पता नहीं चलता, एंड देन वी हैव सेवरल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राफ। अगर मुझे ग्राफ को कुछ क्वेश्चन करना पड़ रहा है तो समझिए कि मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है, मैंने जो कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश की है, वो विजुअली इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे रीडर को वो समझ में नहीं आ रहा। जो वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो जो वो दिख रहा है, वो इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। तो आई नीड टू बी अगेन कि क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, इसका टारगेट क्या होना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल दिया है मैंने 5S स्कोर ग्राफ का। तो ये जो रेड लाइन है दैट इज इंडिकेटिंग माय टारगेट, राइट। सो देखते ही पता लगना चाहिए कि दिस इज समथिंग टारगेट। यहाँ पे एक एरो दिखाया हुआ है, तो कोई मुझे बता सकता है इस एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब है ये जो ग्राफ है ये अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा 5S का जो स्कोर है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखता है तो वो जो पैरामीटर है उसका आइडियल वैल्यू कम से कम होना चाहिए। ऐसा कौन सा केपीआई हो सकता है? रिजेक्शन हो सकता है, राइट। सो जब कभी भी मैं रिजेक्शन का ग्राफ प्लॉट करूं, ये एरो बेसिकली नीचे होना चाहिए। मुझे ये भी केयर लेना है कि मुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एकदम पर्टिकुलरली लिखना है कि ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या करता है। जैसे कि कई बार हमको पता ही नहीं चलता वाई एक्सिस परसेंटेज है या फिर वाई एक्सिस मेरा एक्चुअल नंबर है। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि जब मैं इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या रीडर को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेसिकली कॉल आउट। तो कॉल आउट आपका जो रीडर है, जो ये ग्राफ देख रहा है, उसका पूरा फोकस इस कॉल आउट पे देता है कि आप प्लीज इधर ध्यान दीजिए क्योंकि मुझे इस ग्राफ को इसके बारे में कुछ आपको बताना है, राइट। सो ऐसे कॉल आउट इफेक्टिवली आपको यूज करना है जिसकी वजह से रीडर को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। सिमिलर एग्जांपल इज ऑफ 2S स्कोर। देखिए यहाँ पे भी क्लियर एग्जांपल दिखाया गया है कि क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है। यह एक कोलेटेड डेटा है जिसमें हमने अभी बात की कि 1S का इंडिविजुअल स्कोर बताया है, 2S का इंडिविजुअल स्कोर बताया है। सो दिस इज अ कोलेटेड डेटा ऑफ 1S 2S 3S एट अ टाइम, राइट। अभी ये जब एट अ टाइम हम ज्यादा डेटा दिखाने की कोशिश करते हैं तो वी हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल कि हमने एक्सिस को कैसे स्केल अप किया है। बहुत बार ऐसे होता है कि स्केल इतना छोटा होता है कि ये ग्राफ बाहर जाता है एंड नोबडी कुड अंडरस्टैंड कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, राइट। सो एक जब कभी भी हम हमारा ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इट इज नेसेसरी फर्स्ट वी नीड टू गो इनटू द मोड ऑफ रीडर कि अगर मैं ये थर्ड पार्टी बोल के ये ग्राफ देख रहा हूँ तो उससे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या, ये सब ठीक है क्या, एंड देन आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन द सेंट्रल डिस्प्ले बोर्ड, करेक्ट। सो यहाँ पे देखिए कुछ नॉमेनक्लेचर वेरी क्लियरली दिखाया गया है कि ब्लू जो है दैट इज बेसिकली 1S, रेड जो है वो 2S है, एंड द ऑरेंज वन इज बेसिकली 3S। सो अगेन देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल कि कौन सा ग्राफ का मीनिंग क्या है। अगेन ये विजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाना, नहीं तो अगर जाके वो पूछेगा कि ये ब्लू का मतलब क्या है, देन देयर इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ दिस ग्राफ क्योंकि रीडर को पता नहीं चल रहा है क्या है। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो कि देयर इज अ ग्राफ प्लॉटिंग फ्रीक्वेंसी आफ्टर 15 डेज। सो जो देख रहा है ग्राफ ही इज नॉट कंफ्यूज कि भाई ये अक्टूबर 3 है तो नेक्स्ट कब आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्लियरली लिखा हुआ है कि हर 15 दिन के बाद बेसिकली ये अपडेट होता है। सो वी नीड टू टेक केयर जब कभी भी हम कौन सा भी ग्राफ दिखाने की कोशिश करते हैं, कौन सा भी डिस्प्ले दिखाने की कोशिश करते हैं, वी हैव टू बी मेक श्योर कि उसमें कुछ कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बताई गई है कि मेरा प्रोडक्शन एक्चुअल वर्सेस प्लान कैसे जा रहा है। तो प्लान किससे दिखाई दिया है? रेड से दिखाई दिया है, और एक्चुअल किससे दिखाई दिया है? ब्लू से दिखाई दे रहा है, करेक्ट। इसके साथ उन्होंने कुछ डेटा भी इनकॉर्पोरेट किया है, प्रोबेबली फॉर दैट पर्टिकुलर शॉप कोड दैट वाज नेसेसरी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो डिफरेंस बहुत कम है, जैसे 30, 28, 25, 22, और स्केल में शायद इतना बिठाने की कोशिश की तो वो हो नहीं सकता। सो इसलिए दे हैव प्लॉट द ग्राफ आल्सो कि एग्जैक्टली डिफरेंस अंडरस्टैंड करना हो विद द हेल्प ऑफ टेबल तो कैसे है, राइट। अभी ये ट्रेंड लाइन बहुत खतरनाक चीज है एक्चुअली। बहुत बार लोग ट्रेंड लाइन ऐसे चीजों में भी लगाते हैं जिसका कुछ मीनिंग नहीं हो सकता। एक एग्जांपल मैं थोड़ी देर के बाद दूंगा जब एसएमईडी का ग्राफ आएगा तब, तो उसमें ट्रेंड लाइन का क्या मतलब होगा आप ही सोचिए। तो विल गो अहेड।
This is again one of the sample display graph which basically talks about actual dispatch क्या था और planned dispatch क्या था, ठीक है। So देखिए इससे हमको पता चलता है देखते समय ही, जैसे कि इस ग्राफ में है, इस ग्राफ में कि ज्यादा वेरिएशन है क्या। अगर जैसे कि इस पूरे इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कुछ वेरिएशन नहीं था, सो जितना मैंने प्लान किया था उतना मेरा एक्चुअल डिस्पैच हो गया, whereas this to this particular feeder there is a deviation। deviation किसमें है कि मैंने प्लान तो किया था लेकिन एक्चुअल नहीं हो पाया, करेक्ट। सो अगर मैं उस कंपनी के शॉप फ्लोर में बैठा हुआ हूँ और समझिए मैं जनवरी में एनालाइज कर रहा हूँ डेटा, तो मुझे ये पता चल रहा है कि लास्ट 5-6 दिनों में मेरा कंटिन्यूअसली देयर इज अ difference between plan and actual. So now I will take some corrective action based upon the correct root cause analysis and then I will do some action. तो उस एक्शंस की वजह से अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो देखिए यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है मुझे कि जो मैंने एक्शन ली थी वो प्रॉबेबली ठीक है, जिसकी वजह से मेरा फिर से प्लान वर्सेस एक्चुअल मैच हो रहा है। सो ग्राफ इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट यू कि जो आप एक्शन ले रहे हो वो ठीक चल रहा है या नहीं। Graphs displays are not just a one-way communication. It has to be used for the control purpose and monitoring purpose. ठीक है, I hope I'm clear जो मैं आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी देखिए इनकमिंग रिजेक्शन है, इनकमिंग रिजेक्शन उसका यूनिट क्या है क्लियरली दिखाई गया है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। उसका टारगेट क्या होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। और आप अगर देखोगे ये ब्लू लाइन भी है तो ब्लू लाइन शुड बी टारगेट। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम टारगेट क्या रखें। सो एक कंपनी में मैं गया था और उनका ये टारगेट था, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ दिस ग्राफ, कि 6000 टारगेट था। अभी 6000 टारगेट है एंड आई एम एट 2, 3, 3000, 1000, 2000। तो मुझे बताइए कि मैं क्वालिटी और खराब करके टारगेट को 6000 करूं, राइट? सो हम जो काम कर रहे हैं, हमने जो टारगेट रखा है, दैट शुड आल्सो कम्युनिकेट विद द करंट स्टेटस जो चल रहा है। जैसे कि ब्रेकडाउन के बारे में हमेशा होता है कि ब्रेकडाउन कितना रखे, तो टारगेट से 10 घंटा है और हमारा एवरेज चल रहा है 2 घंटा। सो 2 घंटे से हम टारगेट 10 घंटा करें क्या ब्रेकडाउन का? क्या हम बढ़ाए ब्रेकडाउन? डेफिनेटली नहीं, हमको तो कम करना है। सो टारगेट इज एक्चुअली हैज टू बी इन लाइन विद व्हाट इज योर करंट ट्रेंड ऑफ करंट केपीआईज, उसके हिसाब से मेरा टारगेट होना चाहिए। ये मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स बता रहा हूँ जो जनरली आपको पता चलते हैं जब आप कभी भी ग्राफ में कुछ फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करते हो। तो सिमिलर एग्जांपल ऑफ फाइनल रिजेक्शन, ये एक आईटीआर का ट्रेंड है। अभी देखिए जैसे मैं कभी भी कोई इन्वेंटरी डिस्कस करता हूँ या फिर हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो खाली एक चीज पता हो के फायदा नहीं है। If I can have a collated data, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है कि FG का ITR मेंटेन किया है, RM का ITR मेंटेन किया है और बाद में ITR टोटल ITR मेंटेन किया है, तो हमको पता चलता है ये ग्राफ देखते समय ही कि शायद किसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि RM ITR और इम्प्रूव होना चाहिए या फिर FG ITR और इम्प्रूव होना चाहिए, सो दैट टोटल ITR पे आपका इम्पैक्ट होगा। ITR क्या है? इन्वेंटरी टर्न्स रेशियो। जब हमारा इन्वेंटरी का मॉड्यूल होगा तब आपको उसके बारे में एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये आईटीआर क्या होता है। सो फॉर नाउ जस्ट लुक एट इट फ्रॉम अ सेंट्रल डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू एंड ग्राफ पर्पस। ये एक सैंपल ग्राफ है, हमारी कंपनी एक्सपोनेंशियल उन्होंने प्लॉट किया है, वेरी गुड प्लॉट। जैसे कि यहाँ पे देखोगे आपकी डेटा कलेक्टेड एंड प्लॉटेड बाय किसने किया हुआ है, राइट? इसका फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे मंथली बताया गया है, एग्जैक्टली आपका नॉमेनक्लेचर बताया गया है ब्लू कलर में, लॉस इन मिनट्स है, करेक्ट? हर एक महीने का कितना है, कॉल आउट भी दिया गया है कि ये सबसे ज्यादा क्यों हुआ है, तो शायद मशीन ब्रेकडाउन है। उसका आइडियल वैल्यू क्या होना चाहिए, तो कम से कम होना चाहिए, ये भी क्लियरली बताया गया है। वाई एक्सिस पे भी बताया गया है कि डाउन टाइम इन मिनट्स है। तो देखिए ये ग्राफ देखते ही हमको पता चलता है कि इसमें हमको कुछ और क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अगर ये कॉल आउट नहीं होता तो पहला क्वेश्चन आता कि अरे इधर क्यों बढ़ा है, तो इधर क्यों बढ़ा है, तो इट इज डायरेक्टली बीन मेंशन समथिंग मशीन ब्रेकडाउन, राइट? सो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जब विजुअल कंट्रोल की हम बात करते हैं तो इट इज नॉट ओनली विजुअली हमको कुछ दिखाना है, am I getting any kind of feedback from that visual control and how can I use it for my monitoring and further actions। तो देखिए ये मैं बात कर रहा था, ये सेटअप चेंज ओवर का एनालिसिस है जहाँ पे टोटल चेंज ओवर टाइम बताया है, प्रिपरेशन टाइम है, डिसमाउंटिंग टाइम है,
बिफोर कितना है, आफ्टर कितना है। अब एक कंपनी में इसमें एक ट्रेंड लाइन डाली गई थी इस बार ग्राफ्स में। तो आप मुझे बताइए इसमें ट्रेंड लाइन का कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये अलग है, ये प्रिपरेशन टाइम अलग है, ये माउंटिंग टाइम अलग है। तो इधर ट्रेंड लाइन का कुछ मीनिंग ही नहीं होता। So just don't put just anything just for sake of putting it. उससे आपको कुछ अगर इंफॉर्मेशन मिल रहा है तभी जाके मैं उसको मेरे ग्राफ पे या फिर विजुअल कंट्रोल पे लाने वाला हूँ, राइट? सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ये है पूरा। अगेन दिस इज फॉर डन ऑन द वेरियस मशीन्स, जैसे कि ये अलग मशीन है जिसमें मेरा एवरेज टाइम क्या था, टोटल टाइम क्या था, सेटअप टाइम कैसे कम हुआ है। देखिए ये ट्रेंड मुझे अभी बिल्कुल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जनवरी में जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब मैं कहाँ था, और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा सेटअप टाइम कैसे कम हो रहा है। करेक्ट? सो ये दिस इज गिविंग अ फीडबैक टू योर शॉप फ्लोर कि जो आप जो कुछ भी कर रहे हो सेटअप टाइम कम करने के लिए, वो ठीक दिशा में जा रहा है, क्योंकि आपका टाइम जो है वो कम होते जा रहा है। सपोज ये 21 से 29 होगा, फिर और 1-2 महीने में शायद ये ऐसा ट्रेंड होता है, तो आपको ये इनपुट दे रहा है कि भाई ये इस मशीन में सेटअप टाइम फिर से बढ़ रहा है, तो यू नीड टू टेक सम काइंड ऑफ एन नेसेसरी एक्शन, राइट? सो दिस इज गिविंग एन इंफॉर्मेशन फीडबैक टू यू। अगेन दिस इज एन काइजन पोकायोके परफॉर्मेंस, जहाँ पे हमको लास्ट सेशन में हमने देखा था कि काइजन पोकायोके का क्या केपीआई हो सकता है। तो हम ले सकते हैं कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है काइजन देते समय, पोकायोके देते समय। तो उसका ये ग्राफ है जिसमें ये हमको बता रहा है कि क्यूमुलेटिव काइजन कितने आए हैं। सो पहले महीने में 5 आए, दूसरे महीने में 8 है। कितने लोगों ने उधर पार्टिसिपेट किया है ऑन एन एवरेज, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 11, 20, 31 एंड सो ऑन। सो काइजन पोकायोके का ट्रेंड भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग भी बढ़ रहा है। अगर ये गलत उल्टा ट्रेंड होता कि नंबर ऑफ काइजन बढ़ रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ नहीं रहे, तो ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है कि कोई ठराविक कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है या फिर स्पेसिफिक लोग हैं जो ही खाली काइजन पोकायोके दे रहे हैं, सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो आपको कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, आपको कुछ तो मैनेजमेंट डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैसे जाके मैं एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन बढ़ाऊं, राइट? सो दिस इज अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट कि जो मेरा सेंट्रल डिस्प्ले बोर्ड है वो कैसे होना चाहिए। अगेन आई विल रिपीट, जो कुछ भी आप सेंट्रल डिस्प्ले पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, दैट हैज टू बी अपडेटेड एंड दैट हैज टू बी यूज्ड फॉर अ शॉप फ्लोर टू कम्युनिकेट कि आपका परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है। ऐसे हो सकता है कि 15-16 से भी ज्यादा केपीआईज आपको मॉनिटर करने हैं, जिसका फायदा आपको होने वाला है, तो जरूर कीजिए, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए कि दैट इज मेकिंग सम सेंस। जस्ट फॉर डूइंग इट, सेक ऑफ डूइंग इट आप डिस्प्ले मत कीजिए। लेट इट बी लिमिटेड, बट it is very well applicable to your shop floor and you are in a position to control. So we have been discussing about the central display board and the graphs, and अभी हम लोग उसमें 2-3 पॉइंट जो है जो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। एक है कि आपको पहले तो ये समझना होगा कि आपकी कंपनी के लिए KPIs क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, और जो KPI आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो सबके लिए जानना जरूरी है कि कंपनी कहाँ पर है, उस हिसाब से सेंट्रल डिस्प्ले बोर्ड आपको डिजाइन करना है। लेकिन ओंकार ने जो 18 पॉइंट आपको दिखाया है वो हमारे अंदाज से वो कॉमन पॉइंट्स है, मतलब वो नॉर्मली हर कंपनी को वो 18 KPI जो है उसके ऊपर डिस्प्ले की जरूरत होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग उसके ऊपर अगर कुछ जरूरत है तो उसको एग्जामिन कर सकते हो, और उस हिसाब से आपका डिस्प्ले बोर्ड का साइज हो सकता है थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू दैट। और एक पॉइंट है कि अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल बोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कई लोग डिस्प्ले गैलरी यूज करते हैं। कई कंपनी में वॉल में पूरा भरा हुआ होता है विथ डिस्प्लेज। तो TPM कंपनी में तो 8 पिलर में काफी सारे KPIs रहता है। दे रन इन सेवरल लाइक इन अ सेंस कि कुछ 50, 60, 100 तक मैंने KPI देखा है, जो अलग अलग
इनिशिएटिव एक ही साथ चालू है, तो उसमें KPI भी काफी सारे हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड करो कि कहाँ पर डिस्प्ले करोगे, तो कहाँ पर डिस्प्ले करोगे और कितना एरिया लेके डिस्प्ले करोगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर जो KPI और चार्ट ऑपरेटर को दिखना चाहिए वो हमेशा शॉप फ्लोर में एंट्री के साइड में, या तो जहाँ पर आप एंट्री एग्जिट जो एम्प्लॉयज हो रहा है उधर अगर कर सकते हो इन ए लाइटेड एरिया जहाँ पर सबका अटेंशन आता है, दैट इज ए गुड एरिया फॉर डिस्प्ले। और डिपार्टमेंटल डिस्प्ले जो है वो भी डिपार्टमेंट का एंट्री एग्जिट पॉइंट में अगर कर सकते हो दैट इज वेरी गुड। और एक होता है जो डिसेंट्रलाइज्ड पर्सनलाइज्ड डिस्प्ले, वो आप जो डेस्कटॉप है, जो डेस्क है, डेस्क के सामने आप बिल्कुल जहां पर आप बैठते हो उसके सामने आप कर सकते हो। उसके लिए कंपनी सारे एग्जीक्यूटिव के लिए, मैनेजर के लिए एक बोर्ड, जो स्टैंडर्ड साइज बोर्ड अरेंजमेंट कर सकते हैं, जहां पर जिसका एक हिस्सा में आपका वेरिएबल जो नोट्स है उसको आप पिन कर सकते हो और दूसरे हिस्सा में आप ग्राफ्स को आप मॉनिटर कर सकते हो, ट्रेन लाइन को प्लॉट कर सकते हो। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ लोग मैं देखा हूँ कुछ कंपनी में, उन लोग ट्रेंड चार्ट को हर एक महीना में अलग अलग प्रिंट आउट लेके चेंज करते हैं। आई डोंट लाइक दैट। इट इज बेटर दैट आप एक स्टैंडर्ड ट्रेंड चार्ट को आप पोस्ट करो और उसमें हाथ से आप पॉइंट को ऐड करते जाओ। अभी सवाल जो आता है वो है कि हम ये जो ट्रेंड चार्ट है इसमें हम लोग एक्स एक्सिस में कितने डेटा पॉइंट रखेंगे। मेरा सुझाव है, थोड़ा गहराई से मेरा बात सुनिए। ये एक्स एक्सिस में 12 से 16 पॉइंट रिकमेंडेड है। 12 से 16 पॉइंट, 16 पॉइंट बोल रहा हूँ। मतलब अगर आप वीकली प्लॉट कर रहे हो तो एक ट्रेंड चार्ट का एक्स एक्सिस में 12 से 16 वीक का डेटा होना चाहिए। अगर आप मंथली प्लॉट कर रहे हो, मानी कि सेफ्टी डेटा मंथली प्लॉट कर रहे हो, तो वो 12 से 16 महीना का हो। और एक नया पॉइंट आता है तो वो नया, हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ बोलिए, हेलो सर, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है सर। Mr. Kulkarni, are you able to hear me? Yes, I can very clearly. हेलो, तारा टूल इस आपका खुद का कुछ प्रॉब्लम होगा। आवाज आ रहा है ठीक से? तारा टूल्स, ये तो है दिनेश योसित आवाज। हेलो, ओके, लेट मी कंटिन्यू देन। तो 12 से 16 महीना या तो 12 से 16 पॉइंट, तो एक नया पॉइंट प्लॉट करोगे तो एक नया पॉइंट आगे जाएगा। मानी कि आपका लेटेस्ट मंथ है दिसंबर, तो दिसंबर का प्लॉट किया, जनवरी महीने में जनवरी का प्लॉट होगा और लास्ट जो पॉइंट है वो बाहर चला जाएगा। सो लाइक दैट द ट्रेंड चार्ट गोज अहेड। और वाई एक्सिस में दो हिस्सा हो सकता है। ये साइड में जो आता है इसको कहता है प्राइमरी एक्सिस, ये साइड में जो आता है राइट साइड में वो कहते हैं उसको सेकेंडरी एक्सिस। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही चार्ट में, जैसे अगर आप सेफ्टी का चार्ट या तो ब्रेकडाउन का चार्ट प्लॉट कर रहे हो, उधर फ्रीक्वेंसी और ब्रेकडाउन टाइम एक ही चार्ट में दो आ सकता है। तो प्राइमरी एक्सिस में हो सकता है कि आप ब्रेकडाउन टाइम दिया है, तो सेकेंडरी एक्सिस में और एक ग्राफ आएगा, और एक ग्राफ, एक ही ग्राफ में और एक लाइन आएगा, और एक लाइन आएगा, वो होगा ब्रेकडाउन फ्रीक्वेंसी। तो उसमें दो ग्राफ की जरूरत नहीं होगा, एक ही ग्राफ में दो साइड में एक ही ग्राफ में आपको दो बाजू बाजू में दिखने लगेगा। तो दैट इज द वेरी गुड थिंग। तो हमेशा फॉर्मूला जो है उसको एक साइड में डिस्प्ले कीजिए, और ओंकार ने जैसे दिखाया था आपका अप एंड डाउन और एरो आल्सो यू शुड बी एबल टू शो। ठीक है, तो इसको कहते हैं बैलून। बैलून मतलब जो मैसेज है, मैसेज से आप क्लैरिफाई करते हो जो स्पोराडिक पॉइंट जो ऊपर गया, इसको कहते हैं स्पोराडिक पॉइंट। आपका ग्राफ जो है, जो जनरल ट्रेंड है वो ठीक है, अचानक एक पॉइंट ऊपर चला, तो वो केस में ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एक्सप्लेन करो कि ये पॉइंट क्यों ऊपर गया। और नेक्स्ट टाइम में अगर वो पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम में वो पॉइंट, वो लाइन अगर फिर नॉर्मल हो गया, आपको उधर लिखना चाहिए क्या एक्शन आपने लिया है जिसके दौरान ये ग्राफ फिर दोबारा नॉर्मल हो गया। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इसको कहते हैं जोन कंट्रोल।
जोन चार्ट, नॉट कंट्रोल, जोन चार्ट, जिसमें ग्रीन, येलो, रेड बैंड का यूज किया गया है। जैसे इन्वेंट्री में हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो जोन चार्ट भी कई बार बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे आपको पूरा दिखता है कि आपका जो पूरा मटेरियल है उसमें कितना हिस्सा ग्रीन है, कितना हिस्सा येलो है, कितना हिस्सा रेड है। ओके। सेफ्टी में कई बार लोगों को थोड़ा गलतफहमी होता है सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो आप लोग देखोगे सीवियरिटी का जो फॉर्मूला है, ये मैंने दिया है इधर, मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6, 10 to the power 6 मतलब मिलियन। तो इधर सीवियरिटी में ऊपर आ गया टोटल मैन आवर्स लॉस्ट हो गया, हो सकता है टोटल मैन आवर्स लॉस्ट पर मंथ, और नीचे है टोटल मैन आवर्स वर्क, मतलब ये तो रेशियो हो गया, दोनों ही आवर्स में है, मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6। यानी कि इन लोग इंटरनेशनली कॉमन सिस्टम अप्लाई किया है, पर मिलियन आवर्स लॉस्ट ये महीना में हमारा टोटल मैन आवर्स कितना। और नीचे का देखिए फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, टोटल मैन आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6, यानी पर मिलियन आवर्स कितना एक्सीडेंट हुआ है। मे बी द माइनर प्लस मेजर प्लस क्रिटिकल, हो सकता है आप अलग से क्रिटिकल भी दो, मेजर दो, या तो माइनर भी दो, या तो नियर मिस भी दो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये पॉइंट हम लोग को याद रखना चाहिए कि बार चार्ट जो दिया है दैट हैज ए डिफरेंट पर्पस, लाइन चार्ट का एक डिफरेंट पर्पस। लाइन चार्ट हमेशा कंटिन्यूअस डेटा के लिए यूज करते हैं हम लोग, और बार चार्ट हम लोग यूज करते हैं कैटेगरी ऑफ वेरिएबल के लिए। जैसे 1s का चार्ट जो ओंकार ने दिखाया, अलग अलग जोन सब जोन के लिए स्कोर अगर दे रहे हो, दैट इज ए आइडियल बार चार्ट। Okay, I think that's all I have to say about the graphs. This is the formula that you can note down, multiplication by मैंने इसको explain भी किया है, so जो मैंने बोला है ये चार्ट में उसको explain भी किया गया है। काइजन का भी चार्ट लोग प्लॉट करते हैं, that is a very good moral booster, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि काइजन में कितने पर एम्प्लॉय कितना काइजन आया, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और काइजन पोकायोके का परफॉर्मेंस में क्यूमुलेटिव दिया गया है, उससे आपको पता चलेगा कि काइजन पोकायोके का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है आपके टारगेट के हिसाब से, उससे बेटर है कि उससे खराब। ठीक है।